ये वीडियो साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या बातें हम लोगों को सीखनी है, क्या क्या क्वेश्चन आंसर हम लोगों को आ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? पोषण होता है। तो जैसे कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फूड क्या है? बहुत ही एसेंशियल है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन द नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का नाम लिखिए, या फिर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है, तो इन दोनों का आंसर में आप लोग लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के यही कंपोनेंट हैं। कहने का क्या मतलब है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट, विटामिन और मिनरल। जैसे कि मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो रोटी और चावल में मुख्य रूप से क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट रहेगा। यदि आप दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। और तेल, घी में क्या रहेगा? मुख्य रूप से फैट्स रहेगा। जबकि विटामिन्स और मिनरल्स भी सभी चीज़ों में पाए जाएंगे और जो हम लोग फल और सब्जियां खाते हैं उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाएंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन्हें हम लोग कहते हैं। और ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स में भी हम लोग को यही आंसर लिख देना है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? तो द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट को दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं, आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। अब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने का कहने का क्या मतलब है कि प्लांट में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है और वो सनलाइट के मदद से, CO2 के मदद से, H2O के मदद से अपना भोजन को क्या करते हैं? खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। मतलब प्लांट एक जगह खड़ा रहता है और इन चीज़ों का यूज़ करके वो क्या करता है? अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स स्वयं से अपने भोजन को नहीं बना सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके भोजन नहीं बना सकते हैं। तो एनिमल किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं? जितने भी एनिमल हैं वो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग प्लांट भी देखेंगे और एनिमल भी देखेंगे। प्लांट और एनिमल दोनों को मिला के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग कहते हैं। तो प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट अपना भोजन स्वयं ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। लेकिन एनिमल किस पे निर्भर रहते हैं? वो प्लांट पर निर्भर रहते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो जितने भी ह्यूमन हैं या फिर एनिमल हैं वह डायरेक्टली या तो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट पे, या इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है प्लांट पे। जैसे कि आप बोलेंगे कि शेर तो प्लांट नहीं खाता, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि शेर क्या करेगा? हिरन को खाएगा और हिरन क्या करेगा? प्लांट को खाएगा। तो इसका मतलब यदि प्लांट होगा तभी हिरन खा सकेगा, और हिरन को फिर कौन खा सकता है? जो मांसाहारी जानवर है वह खा सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन पोषण हो गया। हम लोग यह समझ रहे हैं कि प्लांट कैसे अपने शरीर में भोजन का निर्माण करता है, अपने बॉडी में भोजन का निर्माण करता है।
प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट क्या यूज करेगा, वाटर यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा, मिनरल्स का यूज करेगा और फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन को बनाएगा। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर द रॉ मटेरियल। देख सकते हैं ये वर्ड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल हम लोग बोलते हैं। तो जो प्लांट है वो अपना भोजन तो बना रहा है, लेकिन कच्चा पदार्थ कहाँ से वो ला रहा है, तो वह है कि अपने इन्वायरमेंट में, जैसे कि हवा से ला रहा है, मिट्टी से ला रहा है, ये सब आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि क्या क्या रॉ मटेरियल हो सकता है, तो वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं जिसको प्लांट को चाहिए उसके भोजन को बनाने के लिए। और साथ ही साथ लाइट का सोर्स चाहिए जो कि क्या है, सन है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है why they need nutrients, why they need nutrition, कुछ भी पूछा जाए आपका एक ही आंसर करना है, because nutrients enable living organisms। जो nutrients हम लोग ले रहे हैं भोजन के रूप में, that enables organism। तो देखिए पहला क्या हो गया, to build their body, पहला क्या हो गया, to build their body। दूसरा क्या हो गया, to grow, दूसरा क्या हो गया, टू ग्रो। तीसरा टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट, तीसरा क्या हो गया, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। एंड चौथा क्या हो गया, टू प्रोवाइड एनर्जी, चौथा क्या हो गया, टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो इतना लंबा नहीं लिख सकते हैं, तो टू प्रोवाइड एनर्जी भी आप लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स इनेबल, यहां पर एक नया वर्ड आप याद कर सकते हैं, इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। तो ये 4 पॉइंट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body। तो what is nutrition यदि पूछा गया कि what is nutrition, यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, what is nutrition। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। पहला न्यूट्रिशन में क्या लिख रहा है, मोड ऑफ टेकिंग फूड। टेकिंग फूड, कैसे हम लोग फूड को लेते हैं, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन, एंड इट्स क्या लिख सकते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो आप देख सकते हैं यहां पर मोड ऑफ टेकिंग फूड, कैसे फूड को टेक कर रहा है, एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो ये 2 लाइन आप याद कर लेंगे तो न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा कि मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को कैसे लेना, ग्रहण करना और उसको इस प्रकार से पचाना या फिर एसिमिलेट करना, डाइजेस्ट करके एसिमिलेट करना ताकि बॉडी उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो आपको ये लाइन लिखना है, मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय बॉडी एंड द यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, कि कैसे बॉडी को इस प्रकार से उसको एक तो लेना है और दूसरा यूटिलाइज करना है बॉडी के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो यहां से अब 2 तरीका आ गया न्यूट्रिशन का पहला तरीका आ गया, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा तरीका उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एक हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक क्या हो गया, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो रॉ मटेरियल का यूज करेंगे और अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। जैसे कि प्लांट्स हो गए और बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए जो कि क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑटो मतलब आप देख सकते हैं सेल्फ, और ट्रोफोज मतलब देख सकते हैं नरिशमेंट। तो जो स्वयं अपना नरिशमेंट कर सके, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, या फिर इस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
और उस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉप्स दोनों एक ही प्रकार के वर्ड है, मीनिंग अलग अलग है। मीनिंग मतलब वही है, थोड़ा सा चेंज है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का क्या नाम हो गया, ऑटोट्रॉप्स। ठीक इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और उस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये आपको याद रखना होगा। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे निर्भर उसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स, जो ऑर्गेनिज्म स्वयं पे निर्भर उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरे पर निर्भर है उस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा पहला, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, न्यूट्रिशन से आपको यहां तक आंसर लिख देना है। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो वह न्यूट्रिशन जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है उस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो हेट्रोज मतलब आप देख सकते हैं अदर। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन इन विच organisms are dependent on autotrophic organism is called heterotropic nutrition and the organisms are called as heterotrophs, और उस प्रकार के organisms को हम लोग क्या बोलते हैं, heterotrophs. Now we may ask where the food factories of plant are located. तो plant के food factories कहाँ located होते हैं, whether food is made in all parts of a plant or only a certain part. तो क्या प्लांट में जो भोजन बन रहा है, फूड बन रहा है, वो जड़ से लेके, तना से लेके, लीव्स से लेके हर जगह बन रहा है क्या, तो आंसर है नहीं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब ये जो प्लांट है क्या वो रॉ मटेरियल वो कैसे एब्जॉर्व कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बोला कि रॉ मटेरियल में CO2 हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, इसको वो कैसे एब्जॉर्व कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग लाइट का भी बात करेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन हो गए और इसी का आंसर हम लोग को एक एक करके करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नया टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स को क्या कहा गया है, फूड फैक्ट्रीज कहा गया है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, तो आप क्या लिख देंगे आंसर को, लीव्स। लीव्स को फूड फैक्ट्रीज लिखा जा रहा है क्योंकि लीव्स में ही क्या होता है, फूड का सिंथेसिस होता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन द लीव्स। तो जो लीव्स हैं उसी में बेसिकली प्लांट में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो आप जानते हैं कि प्लांट में भोजन कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। Therefore all the raw materials must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो यहाँ तक हम लोगों ने पीछे के वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया कि लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज हैं, और लीव्स तक जो भी रॉ मटेरियल है उसको पहुंचना होगा। तो मान लीजिए कि ये जो रॉ मटेरियल हैं उनमें क्या हो गया, सबसे पहला वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। तो वाटर और मिनरल्स किसके द्वारा लीव्स तक पहुंचेगा, तो ये रूट के द्वारा एब्जॉर्व किया जाएगा, और फिर ये जाइलम नामक एक टिश्यू होता है उसके द्वारा ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा और लीव्स तक पहुंचेगा। यानी कि लीव्स तक क्या हो गया, वाटर और मिनरल पहुंच गया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा,
CO2 इसको चाहिए, तो CO2 कैसे आएगा, तो CO2 आएगा टाइनी पोर्स के थ्रू। CO2 कैसे आता है, टाइनी पोर्स के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोमाटा को दिखाया गया है। ये देखिए, ये है स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या लगा रहता है, गार्ड सेल लगा रहता है, और ये टाइनी ओपनिंग रहता है। तो ये ओपनिंग जो है यहाँ देख सकते हैं, यही है लीफ। लीफ को यदि हम लोग इस प्रकार से बीच से ऐसे काट दे सामने से, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और उसी में क्या है, स्टोमाटा है। और ये जो स्टोमाटा है वह गार्ड सेल से यहाँ पर घिरा हुआ रहेगा, और इसी स्टोमाटा से क्या होगा आपका, इसी स्टोमाटा से CO2 ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वाटर एंड मिनरल आर, आप देख सकते हैं यहाँ, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। तो आप देख सकते हैं ये जो वाटर है और मिनरल जाइलम के वेसल से यहाँ पर पहुंचता है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर और मिनरल किस चीज से एब्जॉर्ब किया जाता है, तो आंसर क्या करना है, रूट से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लीव्स तक कैसे पहुंचता है, तो क्या आंसर करेंगे, वेसल के द्वारा। तो आपको ये सब वर्ड्स याद रखना है। देख सकते हैं यहाँ वेसल्स लिखा हुआ है, विच रन लाइक पाइप्स। तो वेसल कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स रन्स थ्रू आउट द रूट। तो ये थ्रू आउट द रूट होते हैं, और ऊपर की जाए द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स। तो ये रूट से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस, और ब्रांचेस से लीव्स तक ये फैले होते हैं। द कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में भी आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीफ में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और उसी क्लोरोफिल का उपयोग करके क्या होता है, लाइट को ट्रैप किया जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर क्लोरोफिल का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का फंक्शन हम लोग यहां से लिख सकते हैं, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सनलाइट है, उसके एनर्जी को कैप्चर कौन करता है, लीव्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल। तो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, वो सनलाइट की एनर्जी को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। तो यहां से इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्या है, ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जो कि क्या करेगा, जो सनलाइट को कैप्चर करेगा, एनर्जी को कैप्चर करेगा, कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम लोगों ने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें CO2 यूज होगा, H2O यूज होगा, लेकिन इसको एनर्जी कहां से मिलेगा, तो एनर्जी मिलता है सनलाइट से। और उस सनलाइट के एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, कौन कैप्चर करता है, कैप्चर वर्ड आप याद कर लीजिए। तो उस सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल। तो ये सब आपको याद रखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको याद रखना है यहाँ पर। Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मतलब क्या होता है यहाँ पर, कंबाइन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में भोजन बन रहा है, फूड बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आपको यदि क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीजें जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यदि मैं पूछूं कि क्लोरोफिल क्या करेगा, तो क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है।
और इससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में यदि फोटोसिंथेसिस आया तो आप इसको लिख सकते हैं और यहां से यहां इसको भी आपको यहां पर उतार देना है। तो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सोलर एनर्जी है उसको क्या किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है प्लांट के द्वारा और फूड के रूप में इसको स्टोर किया जा रहा है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब दुनिया हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो उसका आंसर क्या है, सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप बोलेंगे ये कैसे, तो आपने क्या देखा, ये प्लांट है वह सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। और ट्रैप करके, ट्रैप वर्ड ना यूज करके कैप्चर यूज कर सकते हैं, कैप्चर कर रहा है और इससे फूड बना रहा है। क्या बना रहा है, फूड। इसी को फिर एनिमल्स ले रहे हैं, इसी फूड को कौन ले रहा है, एनिमल, अपने एनर्जी के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एनिमल को एनर्जी कहां मिल रहा है, प्लांट से, प्लांट को कहां से मिल रहा है, सन से। तो सन क्या हो गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आंसर है नो। फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ अर्थ पर संभव नहीं है, क्योंकि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस पे निर्भर है, अल्टीमेटली प्लांट्स पर। और प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स किस पे निर्भर है, प्लांट्स पर, और प्लांट्स किस पे निर्भर है, फोटोसिंथेसिस पर। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगा। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants। तो आप जानते हैं कि जो एनर्जी हम लोग लेते हैं वो फूड से ही लेते हैं, और यदि प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड नहीं आएगा, और फूड नहीं आएगा तो जितने भी एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे, और साथ ही साथ यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट भी मर जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर है यहाँ पर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of all living organisms is produced during photosynthesis। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग किया जा रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, ये हो गया फूड, और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल है। और ये भी कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बन रहा है। तो आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिना ऑक्सीजन के वे जीवित नहीं रह सकते हैं, और वो भी किसके द्वारा बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही बन रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा दो चीज बन रहा है, पहला तो हो गया फूड और दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। तो यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो लाइफ ऐसे ही संभव नहीं है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ अर्थ पर लाइफ ऐसे भी संभव नहीं है। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। The process can be represented as an equation। तो यहां पर यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिखिए, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, जो लीफ है उसके जो सेल है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। तो वही बताया गया है, द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। तो जो सेल हैं लीफ में जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या होता है, फ्री होता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन में लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से क्या यूज हुआ है यहाँ पर, सनलाइट और क्लोरोफिल, और जिससे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं यही जो सेल्स हैं, ये लीफ है, लीफ को इस प्रकार से आप काटेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये क्लोरोफिल है। तो लीफ को आपको ऐसे इस प्रकार से, मान लीजिए लीफ है तो इसको ऐसे काटना है और फिर यहां सामने से देखना है, तो देखेंगे आप ये
लीफ में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया। तो ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे सेल्स हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें छोटा छोटा ये क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है और यहाँ पर आप देखेंगे कि गार्ड सेल को दिखाया गया है और वहां पर स्टोमाटा को दिखाया गया है। तो गार्ड सेल और स्टोमाटा मैंने आपको बता दिया था, इसे हम लोग कहते हैं अ सेक्शन ऑफ लीफ। तो आप देख सकते हैं ये है स्टोमाटा का ओपनिंग और ये क्या होता है, गार्ड सेल, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो ओपनिंग और गार्ड सेल आपको दिख रहा है और इसे कुल मिलाकर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस को दिखाया गया कि किस प्रकार से प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। तो वाटर एंड मिनरल्स आप देख सकते हैं, इसको रूट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और ये वेसल्स के द्वारा कहां तक पहुंच रहा है, लीव्स तक पहुंच रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है, सनलाइट आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जिससे फिर क्या बन रहा है, इसमें फूड का सिंथेसिस हो रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो इसको आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो यहां से यदि क्वेश्चन आएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस चीज में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको आंसर करना है स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और वहां पर वो क्या होता है, वहां पर वो स्टोर होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग प्रकार होता है, कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि स्टार्च क्या है, तो यह भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च बनता कैसे है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेसिस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और उसी के मिलने से फिर क्या बनता है, स्टार्च बनता है। तो यहां पर एक दो चीज जो पीछे छूट गया है, आप देख सकते हैं, बिसाइड्स लीफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो लीफ के अलावा, बिसाइड्स का मतलब वो क्या होता है, के अलावा, तो लीव्स के अलावा प्लांट के अदर पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। जैसे कि ग्रीन स्टेम हो गया और ग्रीन ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। द डिजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनमें आपने देखा, जैसे कि आप यहाँ पर नागफनी का पौधा देखेंगे तो इसमें ऐसे स्पाइन्स होते हैं। तो ये स्पाइन ही क्या होते हैं, इसमें मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। जबकि आपको ये देखेगा ऐसे हरा हरा जो दिख रहा है वो क्या होता है, वो इसका स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। तो यहाँ पर ऐसा स्पाइन क्यों बनता है, ताकि वहां पर ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर का लॉस क्या हो सके, कम हो सके। तो ये थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। These plants have green stem which carry out photosynthesis। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि जो डिजर्ट प्लांट हैं, जैसे कि नागफनी का उदाहरण दिया गया, तो वहां पर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहां पर जो स्टेम होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं सेल्स के बारे में कुछ बताया गया है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो सेल के बारे में आगे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हम लोगों का बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, वो किस चीज से बना है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है। और सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा और साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसी के साथ और भी स्ट्रक्चर सेल में पाए जाएंगे। तो पूरा डिटेल आपको आगे की ओर पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। तो यहां से आप देख सकते हैं आयोडीन टेस्ट को दिखाया गया है। तो स्टार्च के परीक्षण के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। यदि क्वेश्चन आए कि आयोडीन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो स्टार्च को जांच करने के लिए कि स्टार्च वहां पर है या नहीं, हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो यदि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर स्टार्च बनेगा, जैसे हम लोगों ने देखा। तो यदि आप इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो यदि ये ब्लू ब्लैक हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर स्टार्च बना है, और यदि ऐसा नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि स्टार्च नहीं बना है। लेकिन यदि हम लोग इस प्रयोग को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके लिए कौन सा टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो आप बहुत प्रकार के लीव्स को अपने आजू बाजू देखते हैं, जैसे कि कुछ ब्लू टाइप के होते हैं, कुछ येलो टाइप के होते हैं, कुछ ब्राउन टाइप के होते हैं।
तो आखिर वो तो ग्रीन होते नहीं है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ये आपने सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर क्लियरली लिखा है द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो जो लीव्स ग्रीन होते हैं उनमें तो क्लोरोफिल होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन जो लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। लेकिन यहां पर ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको यहाँ अदर जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि ब्राउन पिगमेंट हो गया, रेड पिगमेंट हो गया, वो क्या करता है, उसको मास्क कर लेता है, ढक लेता है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट भी होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो फोटोसिंथेसिस भी इन लीव्स में भी होता है, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. तो आपने कुछ स्लाइमी और ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में देखे होंगे या ऐसे वाटर में देखे होंगे जो कि ठहरा हुआ है। स्टैग्नेट वाटर मतलब क्या हो गया, ठहरा हुआ वाटर। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एल्गी। और इनमें क्या होता है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस कारण से इनका कलर भी क्या होता है, ग्रीन। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी क्या करते हैं, अपना फूड स्वयं ही बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लांट किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो अब हम लोगों को देखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या प्लांट कुछ चीजों को बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों ने देखा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यदि यहां से आपको क्वेश्चन आए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वह किस चीज से बना होता है, तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग अनुपात में मिलेंगे और क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इन्हीं का उपयोग करके, मतलब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके प्रोटीन और फैट्स को भी बनाया जाएगा। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है विच कंटेन नाइट्रोजन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या पाया जाएगा, तो आपको आंसर कर देना है नाइट्रोजन भी पाया जाएगा। और इस नाइट्रोजन के पाए जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस पदार्थ बोलते हैं, यानी कि प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आया फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो इसके पास है, लेकिन नाइट्रोजन ये कहां से एब्जॉर्ब करता है, प्लांट कहां से प्राप्त करता है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म्स इन द एयर। तो आप जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन N2 के रूप में प्रेजेंट होता है और 78% लगभग ये प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें प्लांट को, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, जिसके द्वारा ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को एब्जॉर्ब करके वो फोटोसिंथेसिस के यूज में लाते हैं। तो क्या ठीक इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे? तो आंसर है नहीं, ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो यदि ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में हो, नाइट्राइट्स के फॉर्म में हो, तभी इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो कैसे होगा, वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को कैसे एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से। तो बात है कि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में है, तो ये सॉइल में कैसे आएगा, तो सॉइल में ये आएगा कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। अभी तो जो बताया गया वही मैं बता रहा हूं, कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को यूजेबल सब्सटेंस में
यूजेबल सब्सटेंस में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और जब ये यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लांट क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर अपने उपयोग में लाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, यानी कि N2 को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है इन अ यूजेबल फॉर्म, जिसको यूज किया जा सके, प्लांट उसको यूज किया जा सके। तो ये कौन सा फॉर्म होता है, नाइट्रेट का फॉर्म होता है, नाइट्राइट्स का फॉर्म होता है, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये कौन बनाएगा, ये कौन परिवर्तित करेगा, तो कुछ बैक्टीरिया इसको परिवर्तित करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं These soluble forms are absorbed by the plant, और इनको प्लांट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा along with water, वाटर के द्वारा। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents। तो यदि आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि how plant get nitrogen, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं प्लांट गेट नाइट्रोजन। पहला हो गया आपका क्या, पहला हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एंड प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन। प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। और दूसरा क्या हो गया, फर्टिलाइजर के रूप में। नाइट्रोजन कहां से लेते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन मिला होता है। प्लांट्स कैन then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats। और इस प्रकार से जब नाइट्रोजन उनको मिल गया तो वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने यहाँ देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब हम देख रहे हैं कोई दूसरा मोड भी है जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन बनाता है, तो वैसा भी मोड है जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका हम लोग डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, और वे अपना फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, तो वो कैसे जीवित रहते हैं, न्यूट्रिशन के बिना तो जीवन संभव नहीं है, तो वे न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो जैसे ह्यूमन दूसरे प्लांट्स पर निर्भर है, तो ये भी जो प्लांट है वह दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिगर 1.5 को दिखाया गया है। तो फिगर 1.5 में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ग्रीन प्लांट है और उसके ऊपर ये धारी धारी धागे जैसा येलो कुछ लटका हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कसकट्टा। तो आप देख सकते हैं कसकट्टा है, जिसे अमरबेल भी कहते हैं। तो ये जो कसकट्टा होता है या फिर अमरबेल होता है वह ग्रीन नहीं है, वह क्या है, येलो है, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो जब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो आप देख सकते हैं येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकट्टा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, तो ये क्या करता है, जिस प्लांट पर ये छा गया है पूरी तरीके से, उसी से ये भोजन को लेता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, जिस पे ये लटका हुआ है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासाइट। तो ये क्या करता है, ये जो होस्ट है उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, डिप्राइव, उससे वंचित कर देता है और उसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो आपने देखा कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब क्या हो गया कि कोई जीवित ऑर्गेनिज्म पर से अपना भोजन को ग्रहण करना, न्यूट्रिशन को प्राप्त करना। तो ये देख सकते हैं, ये तो
अमर बेल है वह जीवित ऑर्गेनिज्म है, और जीवित ऑर्गेनिज्म से ही क्या कर रहा है, अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और यहाँ पर ये जो प्लांट है उसके लिए क्या है, होस्ट है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। तो आप देख सकते हैं आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट। तो हम लोग पैरासाइट नहीं है। क्यों हम लोग पैरासाइट नहीं है? पहला तो हम लोग उससे चिपके हुए नहीं है, उससे अलग है, और यही कारण है कि हम लोग उस पर पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट का क्या मतलब हो गया, उसी की बॉडी में निवास करना और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। लेकिन हम लोग प्लांट के बॉडी में तो निवास नहीं कर रहे, उससे हम लोग बाहर हैं, अलग हैं, इसलिए हम लोग को पैरासाइट नहीं कहा जाएगा। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसा प्लांट का नाम सुना है जो कि एनिमल को खाता है? There are a few plants which can trap insect and digest them। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और उसको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट करके उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। Such plants may be green or of some other color। Look at the plant in figure 1.6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीचर प्लांट को दिखाया गया है और यहाँ पर शोइंग लीड एंड पीचर। तो ये देख सकते हैं इसका पीचर है और ये क्या है, लीड है। तो ये लीड है और ये पीचर है। इसी में कोई इंसेक्ट यदि फंस जाता है तो ये क्या करता है, उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देता है और फिर वह जो इंसेक्ट है वह उसी में ट्रैप होके मर जाएगा, उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और प्लांट क्या करेगा, उससे न्यूट्रिशन को ग्रहण करेगा। स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव। तो ये जो स्ट्रक्चर था, पीचर था, लीड था, वो मॉडिफाइड लीफ है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड। जो एपेक्स मतलब जो टॉप है वह क्या बना रहा है, लीड बना रहा है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। जो कि इस पीचर के माउथ को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है या फिर क्लोज कर सकता है। Inside the pitcher there are hair which are directed डाउनवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसेक्ट आता है और अंदर की ओर फंस जाता है तो ये फिर बाहर की ओर नहीं जा सकता है। When insect lands in the pitcher, the lid closes। लीड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड the trapped insect gets इंटेंगल्ड। इंटेंगल्ड मतलब क्या हो गया, उसमें उलझ जाएगा, फंस जाएगा। इनटू द हेयर, इसी हेयर में फंस जाएगा। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पीचर। तो इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट को डाइजेस्टिव जूस के द्वारा पचा लिया जाता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है, जो कि पीचर के अंदर होता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। तो यदि आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, तो जो प्लांट्स इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको मार देते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो उसका उदाहरण में क्या हो गया, पीचर प्लांट आप उदाहरण में लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सैप्रोट्रॉप्स। तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मतलब कि प्लांट अपना भोजन स्वयं फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। लेकिन कुछ और मोड ऑफ यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो वही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में हम लोगों ने यहाँ पीचर प्लांट तक पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ रहे हैं सैप्रोट्रॉप्स। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आपने मशरूम को खाया है, मशरूम को देखा भी है और खाया है। तो ये जो मशरूम होता है वो बेसिकली क्या होता है, फंजाई होता है, जिसको हम लोग एग्रीकस कहते हैं। इसी के बाद आप देखते हैं कि यदि आपके घरों में कोई सड़ता हुआ लकड़ी है या लकड़ी का टुकड़ा है, तो उस पर इस प्रकार से मशरूम के टाइप का ही कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस मिलते हैं। प्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस। तो अम्ब्रेला लाइक पैचेस ऐसे ही अम्ब्रेला के जैसा पैचेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, फंजाई होते हैं, जो कि जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। तो सैप्रोस का क्या मतलब होता है, सड़ा गला। तो यहाँ पर वो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं या फिर बोले न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि लकड़ी तो सड़ा गला नहीं है, तो कहने का क्या मतलब है कि वो जब लकड़ी पर उगेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे और डिग्रेड करके उसको क्या करेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे
और उसमें से न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे। तो जब इस प्रकार से न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्व करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर रॉटिंग वर्ड लिखा गया है। रॉटिंग मतलब क्या हो गया कि वो सड़ रहा है। वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो आप यहां पर ये जो लिखा गया है कि प्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस आप देखेंगे जो कि रॉटिंग वुड, सड़ते हुए वुड पर आपको देखने को मिलेगा रेनी सीजन में। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेट ऑफ मशरूम को दिखाया गया है। मशरूम का ये पैकेट है। मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल, तो ये डिकेड वही सड़ा गला जो वर्ड हम लोग यूज करें वही है ये डिकेड मटेरियल। मतलब जो डिकेड मटेरियल है उसमें मशरूम ये क्या हो रहा है, उग रहा है। तो डिकेड मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कूड़ा है या फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको यदि हम लोग छोड़ देंगे तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला करता है और उसको क्या करता है, सड़ाने गलाना शुरू कर देता है और उसका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना शुरू कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेड। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि कोई मान लीजिए कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे कि सब्जी का कुछ वेस्ट हो गया या फिर गोबर का कुछ वेस्ट हो गया, तो कुछ दिनों के बाद वो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि वो क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, सड़ गल जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं फंजाई, वो भी उसको डीके करने का कार्य करते हैं, मतलब उसको सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। तो यहां पर आपने ये देख लिया। इसके बाद कुछ एक्टिविटी दिखाया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। तो ये आप देख सकते हैं यदि आप ब्रेड को कुछ दिनों तक रख दें तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि ऐसे पैचेस आएंगे आपको और ये क्या होता है, उस पर फंजाई ग्रो करता है और उसको क्या करने लगता है, सड़ाने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो पुराना जूता है रेनी सीजन में देखेंगे कि उसके ऊपर भी इसी प्रकार का व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, वह भी क्या होता है, फंजाई होता है जो कि उसको क्या करना शुरू करता है, सड़ाना शुरू करता है। राइट डाउन your observation in your notebook. Most probably you will see cotton like threads spread on the piece of bread. तो यदि ब्रेड को आप कुछ दिनों तक नम स्थान पर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कॉटन लाइक, मतलब कॉटन लाइक धागे नुमा इस प्रकार से स्प्रेड मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पर फैला हुआ आपको मिलेगा। और यही क्या होता है, यही होता है फंजाई का प्लांट बॉडी। हम लोग बोलते हैं कि ये क्या होता है, फंजाई का प्लांट बॉडी होता है। मतलब जो फंजाई होते हैं उनका जो शरीर होता है वो वैसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा यहाँ ब्रेड पर पाया जाता है, जिसे हम लोग ब्रेड मॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वहां पर पाया जाता है, ब्रेड पर पाया जाता है, वही क्या होता है, फंजाई होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको क्लास 8 में पढ़ेंगे कि हम लोग इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में भी रखते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। तो यहां से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फंजाई में न्यूट्रिशन कैसे होता है तो उसी को आपको यहां से यहां तक लिख देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई यहां पर वर्ड दे के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फंजाई हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई में अलग न्यूट्रिशन का मोड होता है। वो क्या करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, वे डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मतलब मरा हुआ और डिकेइंग जो कि सड़ रहा है, गल रहा है, उस वैसे पदार्थ पे वे अपने डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो ये सब वर्ड याद करना होगा, सीक्रेट करना, डाइजेस्टिव जूस। तो उससे क्या होता है, वह जो मैटर है वो क्या होता है फिर और सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। यहां पर जो लिखा है वही हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर फंजाई ग्रो कर रहा है, तो फंजाई क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस निकालेगा जो इसको क्या करेगा, सॉल्यूशन में बदलेगा और उसी को ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे कर सकते हैं कि फंजाई क्या करेगा, डेड और डिकेइंग आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर पे या ऑर्गेनिज्म पे ये क्या होगा, ये उगेगा और वहां पर क्या करेगा, वो उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करेगा और
उसके बाद उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां से यहां तक आंसर आप यहां पर लिख सकते हैं। देन दे यहां तक लिखना होगा, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उस प्रकार से न्यूट्रिशन को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब पहले उसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम solution form from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition। तो ये सब तो अब आपको याद करना ही है कि जैसे मैंने पढ़ाया था आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही यहाँ पर हम लोग को पढ़ना होता है, उसी में एक भाग है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, या फिर बोले जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसी का एक प्रकार है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसको यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसका परिभाषा। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो सिंपल यदि इसको वर्ड्स में बोला जाए तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो आपको मुख्य जो वर्ड याद रखना है डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ा गला पदार्थ है, मृत पदार्थ है, उससे जब भोजन को अवशोषित करेगा, न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करेगा, उसी को बोलेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो यहां से ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उनको क्या कहेंगे, तो सिंपल सा उनको हम लोग सैप्रोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक उसी प्रकार सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो सेप्रोट्रॉप्स। तो यही है आपका। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, तो फंजाई पिकल्स में, लेदर में, जैसे मैंने बताया था कि यदि कोई जूता है तो वो जूता में, लेदर का यदि जूता है तो उसमें भी फंजाई उग जाएगा बरसात के दिनों में। क्लोथ्स है एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो हॉट और ह्यूमिड वेदर में यदि लॉन्ग टाइम तक उनको रखा जाए तो आप देख सकते हैं पिकल्स है, लेदर है, क्लोथ्स है, इनके जो आर्टिकल्स, इनके जो बनाए गए सामान है उनमें भी फंजाई लग सकता है। तो यही कारण है कि हम लोग पिकल्स को क्या करते हैं, पिकल्स को हम लोग तेल में डुबो के रखते हैं और भी अच्छे से बाकी चीज़ों को हम लोग रखते हैं ताकि उनमें फंजाई ना लगे। During the rainy season, they spoil many things. Ask your parent about the menace of fungi in your house। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेनी सीजन में इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप आपको देखने को मिलेगा और रेनी सीजन में घर में बहुत सारे चीज़ों पर ये लग सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत संभाल के रखते हैं। द फंगल स्पोर्स, तो फंजाई से ही वर्ड आ गया, फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि फंजाई क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें बनता है स्पोर। क्या बनता है, स्पोर। मतलब ये स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, फैलता है। तो जब ये जो स्पोर है वो स्पोरेंजिया में बनता है। किसमें बनता है, स्पोरेंजिया। तो ये वर्ड आपको याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर मान लीजिए कि ये फंगल हाइफी है, इस प्रकार से फंजाई है, ये सारा फंजाई है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और उसमें बनते हैं स्पोर्स। तो जब ये फटेगा तो यहाँ से छोटे छोटे टाइनी एकदम स्पोर्स निकलेंगे और वो पूरा फैल जाएंगे, और यही कारण है कि वो जब फैलेंगे तो दूसरी जगह फिर जर्मिनेट करेंगे। अभी भी इस एयर में बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होंगे, हमारे हाथों में बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होंगे। तो आप देख सकते हैं यही स्पोर कहा गया है। जैसे सीड होता है प्लांट में, वैसे स्पोर होता है फंजाई में। तो फंजाई का स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट होके नया फंजाई को बनाएगा। जैसे कि सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट को बनाता है, ठीक उसी प्रकार से। और ये स्पोर क्या हो गए, जहां जहां स्पोर फैलेगा वहां वहां वो फंजाई उग जाएगा।
तो यही यहाँ पर बताया गया, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, वो एयर में अभी भी प्रेजेंट है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि जो फंजाई है वो कैसे कहीं पर ग्रो करता है, तो हम लोगों को ये आंसर करना है, द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर है जनरली कहाँ प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। जब वो लैंड करेगा किसी वेट और वार्म पदार्थ पर जहां पे वो ग्रो कर सकता है, तो वहां पर जब वो गिरेगा तो जर्मिनेट करेगा और क्या होगा, ग्रो करेगा। तो क्या ये सभी जगह ग्रो कर सकते हैं? क्या इस पेन पर ग्रो कर सकता है? क्या इस व्हाइट बोर्ड पर वो ग्रो कर सकता है? तो आंसर है नहीं। जहां उसको न्यूट्रिशन मिलेगा वहां वो ग्रो करेगा। जैसे कि जो ब्रेड हम लोगों ने बात किया उसमें उग जाएगा, या फिर यदि आप आलू को उबाल कर कुछ दिनों तक रख दें तो उसमें आप देखेंगे कि वो सड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर ये उग जाएगा। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो ये जो जब ये उगेगा तो उसको क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा। ये वर्ड आप देख रहे हैं स्पॉइल, मतलब उसको खराब कर देगा। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहां से अब नया चीज आपको देखना है, वह है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम मतलब होता है टुगेदर और बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे, कोई दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, मतलब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे आप देख, इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। तो सिम मतलब मैंने क्या बताया, टुगेदर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हालांकि ये उदाहरण थोड़ा आपको समझना चाहिए। कैसे एक फंजाई है, वह रूट जो पेड़ है उसके रूट में रहता है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यदि हम लोग एक उदाहरण लें ट्री के रूट का, तो ट्री के रूट में यहां पर क्या रहता है, फंजाई। तो फंजाई वर्ड से ही फंगस वर्ड आता है, ये आप ध्यान दीजिए। तो ट्री यहां पर है, ट्री और ये है फंगस। तो ट्री और फंगस के बीच में क्या बोल रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल रहा है। कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? क्योंकि यहां ट्री को भी बेनिफिट मिल रहा है और फंजाई को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो कैसे? द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, फंगस को मिल रहा है न्यूट्रिशन। फंगस को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन। कहां से मिल रहा है, तो ट्री से मिल रहा है। और इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट, और इस बदले में ट्री को क्या मिल रहा है, थोड़ा हेल्प मिल रहा है, इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो फंगस की मदद से ट्री को क्या मिल रहा है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ट्री क्या कर रहा है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को इस फंगस की मदद से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये इसको मदद मिल पा रहा है। इसका मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ट्री को भी बेनिफिट हो रहा है और फंगस को भी बेनिफिट हो रहा है। इस कारण से इसे हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यदि आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो आप इसको लिख देंगे यहां से यहां तक, और साथ में आप यहां पर इसके उदाहरण को लिख देंगे। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का क्या हो गया, रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एंड ईच आर बेनिफिट एंड बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों बेनिफिट होते हैं एक दूसरे से दोनों को फायदा होता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, लाइकेन का यहां पर उदाहरण दिया गया, तो आपको लाइकेंस भी पढ़ना है। तो व्हाट आर लाइकेंस यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। लाइकेंस क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया अलगी और फंजाई के बीच में। अलगी और फंजाई के बीच में जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेंस। तो अलगी पीछे मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा आपको पढ़ना था, और यहाँ पर फंजाई हम लोगों ने पढ़ लिया। तो दोनों का जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है तो उसी से बनता है लाइकेंस। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा, तो अलगा, अलगी से ही अलगा यहां पर बोला जा रहा है, एंड फंगस लिव टुगेदर।
तो यहां से पूछा जाएगा वाटर लाइकेंस, तो जब अलगी और फंजाई एक दूसरे के साथ रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं लाइकेंस। तो यहां हो गया अलगी और दूसरा क्या हो गया, फंगस। तो फंगस प्लस अलगी दोनों मिला के क्या हो गया, लाइकेन। तो ये अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यदि क्लोरोफिल होता है तो आपको पता है इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो अलगी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, और किसको देगा, फंगस को भी देगा और खुद भी रखेगा। और फंगस बदले में क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में अलगी का मदद करेगा। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस क्या करेगा, शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अलगा, एंड इन रिटर्न द अलगी प्रोवाइड्स फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अलगी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाएगा, जबकि आप देख सकते हैं फंगस क्या करेगा, वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स को अलगी तक पहुंचाएगा। इस प्रकार दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहां तक ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहां आपने देखा बहुत सारे नए नए टर्म्स आए जिसको आपको याद कर लेना है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना नया टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो यहां पर हम लोग को वर्ड समझना है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, रिस्टोर, यानी कि पुनः भरपाई करना। आप जानते हैं कि किस प्रकार से यदि हम लोग सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो प्लांट्स क्या करेंगे, यहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेंगे, और न्यूट्रिएंट्स को यदि ये एब्जॉर्व करेंगे तो यहां इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का मतलब मात्रा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। और धीरे धीरे यदि कम होगा तो वापस से हम लोग कैसे इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं, वापस से कैसे हम लोग इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो यही हम लोग को यहां पर समझना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या समझाया गया है और क्या क्या क्वेश्चन आंसर हम लोगों को पढ़ना है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। तो आपने कभी देखा है क्या कि जो गार्डनर्स होते हैं या फिर जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में क्या छिड़काव करते हैं, फर्टिलाइजर को। छिड़कना वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या डालते हैं ऐसे बोलेंगे तो फर्टिलाइजर्स को डालते हैं या मैन्यूअर्स को डालते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। तो यदि आप इसको सॉइल में डालेंगे तो क्या होगा, सॉइल का न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्या होते जाएंगे, बढ़ेंगे। और जब आप किसी प्लांट को यहाँ पर ग्रो करेंगे तो उस प्लांट को यहाँ पर भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हो गया, वो पोषक तत्व मिलेंगे जिससे कि प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मैन्यूअर और फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो फील्ड है हमारा या फिर यदि पॉट में कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, मैन्यूअर और फर्टिलाइजर। तो ये दो वर्ड आपको याद करके रखना है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछ दिया गया, जो कि शुरू में भी मैंने बता दिया था कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, तो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। किस चीज के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स के अपर पार्ट में कैसे पहुंचता है, तो वेसल्स के द्वारा पहुंचता है। ये सब क्लास 7 में जो बताया गया वो मैंने आपको पीछे भी पूरा पढ़ाया है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो शुरू में हम लोगों ने बात किया कि यदि प्लांट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो उनका मात्रा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी कि वो डिक्लाइन करता जाएगा। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स बार बार वर्ड यूज हो रहा है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारा वर्ड आपको याद कर लेना है। सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फर्टिलाइजर है, मैन्यूअर है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो आपको आंसर लिख देना है, नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और भी कुछ पाया जाएगा तो उसके लिए ETC आपको लगा देना है। दिस न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो ये न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम डाले जाते हैं, कहां पर डाले जाएंगे, सॉइल में, जिससे कि उनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो सके, एनरिच हो, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो सके, एनरिच हो सके। एनरिच मतलब क्या हो गया, उसमें न्यूट्रिएंट्स का मात्रा क्या हो सके, बढ़ सके। तो इसलिए हम लोग क्या डालेंगे, फर्टिलाइजर और मैन्यूअर को डालेंगे।
वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो यदि आपको प्लांट को हेल्दी बनाना है, उसमें डिजीज ना लगे ऐसा आपको प्लांट को बनाना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स को बार बार उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, प्लांट एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इस कारण से हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर का उपयोग करते हैं। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। तो यहां पर शुरू में भी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन का बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंस। प्रोटीन को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं कि जब हार्वेस्ट मतलब क्या हो गया, कटाई, यानी जब फसल को लगाया गया उसके बाद जब इसको कटाई किया जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो जब हार्वेस्टिंग हो जाता है मतलब कि जब हम लोग क्रॉप को लगाते हैं, क्रॉप को लगाने के बाद जब क्रॉप अपना बड़ा हो जाता है और उसका कटाई का समय आता है, तो उस समय आप देखेंगे कि वहां से सॉइल में सारे न्यूट्रिशन क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट ने सारे न्यूट्रिशन को क्या कर लिया होता है, एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तो इस कारण से वहां पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले की वीडियो यदि आपने देखा है तो मैंने बताया है कि किस प्रकार से यदि एक प्लांट है तो वो CO2 को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है। कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, वह इसको स्टोमाटा के द्वारा एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन वो N2 को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो N2 है यूजेबल फॉर्म में चेंज होना चाहिए, सॉइल में आना चाहिए, उसके बाद ही प्लांट उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको आप पहले की वीडियो में अच्छे से पढ़ सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो प्लांट नाइट्रोजन, क्या फ्री नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकता है, तो आंसर है नहीं अवशोषित कर सकता है। तो किस प्रकार के नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकता है, यदि वो नाइट्रेट्स में बदल जाए या नाइट्राइट्स में बदल जाए, और यहां पर जो वर्ड लिखा है आपको सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाए। तो यदि नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में बदल जाएगा तो उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये कुछ बैक्टीरिया की मदद से भी हो सकता है और ये फिजिकली भी हो सकता है। लेकिन यहां पर बैक्टीरिया का नाम दिया गया है राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह बैक्टीरिया का क्या नाम हो गया, राइजोबियम। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, या बोलेंगे कि नाइट्रोजन को ऐसे पदार्थ में बदलेगा जिसको प्लांट क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कितना यूजफुल बैक्टीरिया है, और इसका नाम क्या हो गया, राइजोबियम। और ये नाइट्रोजन को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा ऐसे पदार्थ में जिसको प्लांट क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके इनटू सॉल्युबल फॉर्म। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो राइजोबियम है वह क्या कर रहा है। तो राइजोबियम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस रूप में बदल दे रहा है, सॉल्युबल फॉर्म में बदल दे रहा है, जिसको प्लांट क्या कर सकेगा, एब्जॉर्ब कर सकेगा। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम खुद से भोजन को नहीं बना सकता है, इस कारण से वो क्या करता है, वह प्लांट के रूट में रहेगा। तो अभी हम लोगों ने इसके पीछे के वीडियो में पढ़ लिया कि किस प्रकार से यहां पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो रूट है उसमें राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में रहेगा। मतलब राइजोबियम को यहां से क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा, और बदले में राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जिससे कि प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा। So it lives in the roots of gram, peas, moongs, beans and other legumes and provides them with nitrogen। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो राइजोबियम है किन पौधों में पाया जाता है, तो इसका आंसर है लेग्यूम्स में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दलहन पौधे। और कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया, ग्राम मतलब क्या हो गया, चना, फिर मटर हो गया, मूंग हो गया, बीन हो गया। ये कुछ लेग्यूम के उदाहरण हैं जिनके रूट्स में क्या रहेगा, राइजोबियम रहेगा। किस रूप में रहेगा, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेगा। तो यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो पीछे के वीडियो को देखें, वहां पर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहां पर राइजोबियम को क्या फायदा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो
तो यदि हम लोग बात करें कि प्लांट को क्या फायदा है, तो प्लांट को नाइट्रोजन मिल रहा है, नाइट्रोजन इस रूप में राइजोबियम बदल दे रहा है जिसको प्लांट अवशोषित कर सके। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं लेग्यूमिनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दलहन पौधे, जिससे कि दाल प्राप्त किया जाता है। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो दाल प्राप्त करते हैं, उसी को इंग्लिश में पल्सेस बोलते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो ये मैं कितने बार बता दिया कि प्लांट क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या देता है, शेल्टर देगा और साथ ही साथ भोजन देगा। और प्लांट क्या देगा, प्लांट उसको नाइट्रोजन देगा। अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स। तो यहां पर कौन सा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown। तो यदि लेग्यूमिनस प्लांट को खेतों में लगाया गया है तो वहां पर फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई फर्टिलाइजर्स आर नॉट नीडेड इन द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन्स बैक्टीरिया दैट फिक्सेस नाइट्रोजन। तो लेग्यूमिनस प्लांट में बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को ऐसा पदार्थ में बदलते हैं जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। In this chapter you learned that most of the plants are autotrophs। most of the plant क्या होते हैं, autotrophs। only a few plants adopt अदर मोड्स। तो जबकि कुछ प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी एडॉप्ट करते हैं, जैसे कि पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक में हम लोगों ने कसकट्टा का उदाहरण पढ़ा है, सैप्रोफिटिक में हम लोगों ने फंजाई का उदाहरण पढ़ा है। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से या तो प्लांट या एनिमल से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स तो कितने बार मैंने बता दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं अपने फूड पर्पस के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स। तो क्या हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट को पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें तो क्लोरोफिल होता है और वो अपना न्यूट्रिशन को वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वो इंसेक्ट को भी पकड़ते हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए इसको पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ आपसे दूसरे चैप्टर में। तो ये सारे वर्ड्स मैंने बहुत डिटेल में आपको बताए हैं, आप अपने पूरे वीडियो को देखिए तो आपको सारे वर्ड्स समझ में आ जाएंगे। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।